सबसे पहले प्रबंधन के में चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो हमने 2 क्षेत्र प्रत्येक वित्तीय प्रबंधन के कौन प्रमुख से भाग हैं। तो एक हमने कौन-कौन से प्रमुख संसाधन हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था अ मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन, ठीक है? इन 2 संसाधनों का उपयोग हमने पढ़ा था कि कैसे इन संसाधनों का प्रबंधन और नियोजन संगठन किया जाए। कैसे इन संसाधनों का उपयोग अच्छे से अच्छा किया जाए। तो उसी क्रम में आप संदेह हमें वो विद्यालय क्षेत्र का उसके संचालन के लिए पैसा ज़रूरी है। आपको ये पता है, हमें अपने यापन के लिए, परिवार के लिए यापन पैसे ज़रूरी पड़ का मूल स्थान होता है। आने के लिए वित्त की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है। इसलिए किसी भी संस्था के संचालन के लिए वित्त का महत्वपूर्ण स्थान है। संगठन के लक्ष्यों को जब हम निर्धारित करते हैं, कोई भी संस्था या संगठन होगा, जब वो अपने लक्ष्यों को निर्धारित करता है, तो उन लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए जो उन्हें संसाधन की आवश्यकता होगी, तो उनकी क्या व्यवस्था है और उसके अलावा क्या हमें अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता होगी, तो उनको हम कैसे उन संसाधनों को प्राप्त करेंगे या उन संसाधनों को कैसे जुटाएंगे, ये हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करते समय ध्यान देना पड़ता है। कोई भी लक्ष्य बनाएंगे तो हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, उन जरूरत को क्या उस लक्ष्य को पूरा करने की जो जरूरत है, हम उसको पूरा प्राप्त कर पाएंगे या उन जरूरतों के लिए जो संसाधन हम इकट्ठा कर पाएंगे कि नहीं, इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है? तो किसी भी संस्था के लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में अगर वित्तीय जो अपने संसाधनों के लिए व्यवस्था करता है, उसी को हम वित्तीय नियोजन कहते हैं। तो उसका प्रबंधन हमारे प्रबंध समिति के अध्यक्ष जो होंगे, जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, उसको करना पड़ेगा। तो प्रभावी देखिए आप क्या है कि प्रभावी वित्तीय प्रबंधन संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा हम सब सदुपयोग कर दें, तो तब हम किसी भी संस्था के संगठन का संचालन कर पाते हैं। तो किसी भी संस्था की सफलता जो होगी या असफलता, उसका जो हम आकलन करेंगे कि कौन सी संस्था सफल है या असफल है, उसका उसके वित्तीय प्रबंधन के स्तर से किया जा सकता है। जितना अच्छा वित्तीय प्रबंधन होगा कि जो भी हमारे पास पैसा है, उसको हम कितना अपने संसाधनों के लिए सदुपयोग कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि उन मतलब सदुपयोग का मतलब जो हमारे लिए सबसे आवश्यक आवश्यकता है, उसमें हम उस पैसे को लगाएं और उस जो आवश्यक आवश्यकता है उससे हम जितना ज्यादा इनपुट निकाल सके। यही आपका वित्तीय प्रबंधन होता है कि जो भी पैसा उसको हम अपने जरूरी कार्यों के लिए, जिससे जो हमारे लिए उपयोगी हो, विद्यालय के कार्य के लिए उपयोगी है, उसमें हम यूज करें। तो किसी भी संस्था के लिए जो वित्तीय प्रबंधन करने की जरूरत पड़ती है कि क्यों किया जाए, उसके 3 उद्देश्य हैं कि हमें क्यों वित्तीय प्रबंधन करना चाहिए। सबसे पहला जो उद्देश्य है, वित्तीय प्रबंधन द्वारा हम विद्यालय को वित्त प्राप्त कराने वाले स्रोतों को जान सकेंगे। यानी जिन जिन स्रोतों से हमें विद्यालय का आय होगा, उसको जानेंगे। वो क्यों जानेंगे कि क्योंकि जब हम पैसे का प्रबंधन करेंगे, कि बजट बनाएंगे, किस पैसे को कितना कहाँ खर्च करना, कितना, तो उसके लिए सबसे पहले हम टोटल इनकम देखेंगे। तो टोटल इनकम देखने के लिए हम देखेंगे कहाँ कहाँ से विद्यालय में पैसा आ रहा है या संस्था में पैसा आ रहा है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है कि हम उन स्रोतों को जान पाते हैं जिनसे हमें पैसा या धन मिलता है। माइक म्यूट कर लीजिए, किसी बच्चे का बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है वगैरह का। दूसरा है उपलब्ध वित्त के उचित समायोजन को समझ सकेंगे। यानी जो भी हमारे पास उपलब्ध धन है, वित्त है, उसका हम कहाँ कहाँ समायोजन करें, कहाँ कहाँ उसको एडजस्ट करें, उसको हम जान सकेंगे वित्तीय प्रबंधन के द्वारा। थर्ड पॉइंट है आपका विद्यालय प्रबंधन में वित्त के महत्व को जान सकेंगे। यानी जब विद्यालय का हमें प्रबंधन करेंगे, विद्यालय के कार्यों का प्रबंधन करेंगे, उसमें हम ये जानेंगे कि पैसे की क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बिना पैसे के कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो ये 3 उद्देश्य हैं वित्तीय प्रबंधन को, जिनके लिए वित्त का प्रबंधन किया जाता है। अब हम आते हैं
विद्यालय अनुदान पर, ठीक है, कि विद्यालय को ग्रांट जो मिलता है वो क्या है और उसका कैसे उपयोग किया जाता है। तो आप लोग का वित्तीय प्रबंधन, चूंकि आप लोग डीएलएड कोर्स से रिलेटेड हो, तो आप लोगों को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक से रिलेटेड पढ़ाया जा रहा है। आपके कोर्स में सिलेबस में यही दिया है कि वहाँ की वित्तीय व्यवस्था को, क्या वित्तीय व्यवस्था है और कैसे उसे मैनेज किया जाता है। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दिया जाने वाला यह मुख्य अनुदान होता है, जो विद्यालयों को अनुदान के रूप में मिलता है। ग्रांट जिसको कहते हैं कि विद्यालय में ग्रांट आती है। अब कितना कितना मिलता है, तो देखिए प्राथमिक विद्यालयों को प्रति वर्ष 5,000, ठीक है, यानी जो भी प्राथमिक विद्यालय है उनको एक साल में 5,000 रुपए और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रति वर्ष 7,000 रुपए अनुदान के रूप में दिया जाता है, ठीक है। अब इन पैसों को, जो उन्हें अनुदान सरकार के द्वारा मिल रहा है, इस पैसे को इन कैस कहाँ कहाँ खर्च करना है, किस तरह से उसका मैनेजमेंट करना है, तो इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है जो ग्रांट मिलती है। पहला है कि विद्यालय के उपकरणों के मरम्मत हेतु, यानी विद्यालय में जो भी टूट फूट उपकरण की टूट फूट हुई है उसका मरम्मत कराना, ठीक है, जैसे नल, ब्लैक बोर्ड, इस तरह की छोटी मोटी चीजें जो टूट फूट गई हो, नया नहीं बनाना, उसका सिर्फ रिपेयरिंग के काम के लिए पैसा ये मिलता है, क्योंकि 5,000 रुपए एक साल में बहुत अमाउंट, बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। दूसरा है बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर, दरी, चटाई आदि खरीदने में। जितनी बच्चों की संख्या है, संख्या के हिसाब से अगर हमारे पास पैसे में, मैं प्रबंधन का बात यहीं पे आएगा कि अगर हमारे उस पैसे से बच्चों के लिए चेयर आ सकती है तो चेयर, अगर हम सारे बच्चों के लिए उस पैसे में चेयर अरेंज नहीं कर सकते हैं तो हम दरी मंगा देंगे बच्चों को, जिससे सारे बच्चे दरी पर एक साथ बैठ सके। तीसरा है आवश्यक स्टेशनरी खरीदने के लिए, जो बच्चों के लिए आवश्यक स्टेशनरी हो, पेन, रबड़, पेंसिल या कॉपी किताब, जो गरीब बच्चे, किताब तो बच्चों को निःशुल्क ही दी जाती है, इस तरह के स्टेशनरी बच्चों को खरीदने में इन पैसे का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर एवं जिला, प्रदेश, देश के नक्शे, ग्लोब, दीवार घड़ी आदि खरीद के लिए, इन सब कामों के लिए भी इन पैसे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विद्यालय की सफाई हेतु, विद्यालय है तो सफाई भी जरूरी है, तो उसके लिए भी सफाई हेतु भी आवश्यक सामग्री जैसे झाड़ू, कूड़ेदान, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु। और है अगला पॉइंट कि विद्यालय सौंदर्यीकरण हेतु गमले एवं फूलों के पौधों की व्यवस्था करना हेतु। नेक्स्ट है प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने हेतु, ठीक है। तो इन सब के लिए ये मद आता है। अब प्रबंधन का कार्य ये है कि इसमें से जो हमारी इनको हम रिक्वायरमेंट को जो मतलब वरीयता क्रम में रखेंगे कि सबसे पहले क्या जरूरी है, उसके बाद क्या जरूरी, उसके बाद क्या जरूरी है, तो इस तरह से इस पैसे का प्रबंध, क्योंकि 5,000 रुपए में हम सारी चीजों को नहीं कर सकते। आप व्यवहारिकता रूप में भी देख सकती हैं, जितने कार्य दिए जा रहे हैं उनको हम 5 या 7,000 रुपए में नहीं कर सकते। इसलिए वहां पे प्रबंधन का यही मतलब है कि जो हमारे लिए सबसे जरूरी है हम उन कार्यों को वरीयता क्रम में रखेंगे और उसके अनुसार से उन पैसों को उन पर हम खर्च करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं टीएलएम ग्रांट पर। टीएलएम ग्रांट जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात आती है, शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसमें इसको भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था, ठीक है, आप लोग को शायद पता भी हो। तो सर्व शिक्षा अभियान में सभी को शिक्षित करने की बात है कि जितना हो सके हम सबको पढ़ाएं, सब पढ़े सब बढ़े। तो उसके तहत उच्च, इसमें जो टीएलएम ग्रांट की बात आती है, प्राथमिक स्तर के लिए कोई टीएलएम ग्रांट नहीं आती है, ठीक है। ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर जो उच्च प्राथमिक स्कूल है उन पर प्रत्येक शिक्षक को, जितने भी शिक्षक है, 1 शिक्षक, 2 शिक्षक, 3 शिक्षक, प्रत्येक शिक्षक को 500 रुपए प्रति वर्ष टीएलएम के निर्माण के लिए दिया जाता है। एक साल में एक टीचर को 500 रुपए। तो सोचिए 2 टीचर है, अगर हमारे पास किसी भी प्राइमरी विद्यालय में 2-3 ऐसे टीचर होते हैं, पहले तो इसी तरह से थे, अब तो भर्ती हो रही तब भी टीचरों की संख्या बढ़ रही है,
तो मान लीजिए एक टीचर है, 2 विषय पढ़ा रहा है, विज्ञान पढ़ा रहा है, गणित पढ़ा रहा है, या हिंदी पढ़ा रहा है, गणित पढ़ा रहा है। तो ऐसा नहीं कि विषयवार हमें पैसा टीएलएम के लिए नहीं मिलता है। हेड ऑफ मतलब जितने हेड है, जितने लोग हैं उनके हिसाब से हमें पैसा मिलता है। तो उस पैसे का टीचर किस तरह से टीएलएम का निर्माण करे जो बच्चों के लिए उपयोगी है उस 500 रुपए से। तो अब है कि जो हम टीएलएम निर्माण करें या शिक्षण अधिगम सामग्री बनाएं, वो कैसी होनी चाहिए, ये भी दिशा निर्देश एक तरह से रहता है। और हमें भी इस बात को देखना है कि कैसे हम 500 रुपए में इसका एडजस्टमेंट करें कि ये बच्चों के लिए यूजफुल हो, उपयोगी हो। तो टीएलएम का निर्माण करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान देना पड़ता है, जो सामने आपके दिख रहा है। अल्प व्ययी कम लागत वाली हो, यानी कम खर्चीली हो। टीएलएम का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान दें कि कम से कम लागत वाली चीज को बनाएं। ठीक है। दूसरा है, जो भी बनाए सभी बच्चे छूकर प्रयोग करके सीखें, प्रयोग कर सके और सीख सके। यानी जो भी आए उसका सभी बच्चे उसको मतलब उनके ऊपर उनके सामने मूर्त रूप में हो, उसे देखें, छुएं, सीख सके। तीसरा हो, नष्ट हो जाने का भय ना हो। ऐसी कोई चीज ना बना दे हम कि वो 2-4 दिन में समाप्त हो जाए या 3-4 1-2 महीने के बाद समाप्त हो जाए। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला है, पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु से संबंधित है। ये भी सबसे सबसे इम्पोर्टेंट तो यही चीज है कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तु से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि जो हमें सिखाना है बच्चों के उनके पाठ्यक्रम से रिलेटेड होना चाहिए। अगर हम पाठ्यक्रम से अलग हट के बना दिए तो बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम आज आपको आपके कोर्स से हट के दूसरी चीज पढ़ाने लगे, तो क्या होगा, वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, वो आपके लिए उपयोगी नहीं है। पहले आपका जो मेन उद्देश्य है कि कोर्स को कंप्लीट करना, कोर्स का आपको ज्ञान देना। इसी तरह से जो बच्चों के पाठ्यक्रम में हो या बच्चों की किताबों में हो, उससे रिलेटेड टीएलएम का निर्माण करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन। ठीक है, यानी कि जो भी हमें विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन मतलब कि जैसे अगर किसी विद्यालय के पास कृषि योग्य भूमि है, तो उसमें अगर खेती कराई जाती है, उस खेती से जो अनाज सब्जी जो भी हो रहा है, अगर उसको बेचा जा रहा है, उसका क्रय किया, उसको बेचा जा रहा है, तो उसके द्वारा हमें जो पैसा मिल रहा है, वो पैसा जो खेती करा रहा है या जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, उसका नहीं है, वो विद्यालय की संपत्ति हो गई। उसका उपयोग विद्यालय के लिए किया जाएगा। तो विद्यालय की कृषि योग्य भूमि में खेती करके अर्जित किया गया धन विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन है। इसके अलावा अगर विद्यालय भवन को किसी सामाजिक कार्य हेतु किराए पर दिया जा रहा है, वो उस किराए पर दिया जाए, उससे भी जो धन प्राप्त होगा वह भी विद्यालय की संपत्ति, क्योंकि बिल्डिंग है वो विद्यालय किसी की अपनी वो नहीं होता, अपना उसका कोई मालिक नहीं, हेडमास्टर या टीचर जो भी उसे दे रहा है उसका वो अपना धन नहीं है। तो विद्यालय के से जो किराए से धन प्राप्त होगा वो विद्यालय की संपत्ति के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो विद्यालय को अगर हम किसी भी कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए किराए पे दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें उस जो भी दे रहा है, हेडमास्टर दे रहा है या टीचर दे रहा हो, उसके लिए उसे विभागीय अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती है। बिना परमिशन के वो विद्यालय को किराए पर नहीं दे सकता है। ठीक है, आगे है विद्यालय रखरखाव अनुदान। यानी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो अनुदान की बात आती है, ये भी सरकार की तरफ से विद्यालय की व्यवस्था देखने के लिए ग्रांट मिलती है। तो शासन स्तर पर जो गवर्नमेंट से मिलती है, विद्यालय में टूट-फूट यानी जो भी दीवार छोटी-मोटी टूट गई हो, कोई विंडो टूट गया हो, इस तरह के टूट-फूट की लघु मरम्मत। मैंने बहुत बड़ी टूट-फूट के लिए नहीं, छोटी-मोटी टूट के लिए, छोटी-मोटी मरम्मत के लिए एवं रख-रखाव के लिए अनुरक्षण अनुदान दिया जाता है। यानी जो रख-रखाव का अनुदान दिया जाता है, उसे अनुरक्षण अनुदान कहा जाता है। इसके अंतर्गत कमरे वाइज विद्यालय को ग्रांट मिलती है। 3 कमरे वाले विद्यालय को 5,000 रुपए प्रति विद्यालय की दर से मिलता है। यानी जिस विद्यालय में 3 कमरे हैं
उस विद्यालय को 5,000 रुपए मिलेंगे। फिर 3 से अधिक कमरे वाले विद्यालयों को 10,000 रुपए प्रति विद्यालय की दर से मिलेंगे। ये 2015-16 में प्रस्तावित हुआ था कि ऐसे विद्यालयों को रख-रखाव के लिए ग्रांट दी जाए। 3 कमरे वाले को 5,000 रुपए और 3 से अधिक कमरे वाले को 10,000 रुपया दी जाए, जिससे वो अपने विद्यालय की मरम्मत करा सके और भी जो जरूरी चीजें हों उसको उनका रख-रखाव बिल्डिंग का कर सके। तो इस अनुदान राशि का जो अनुरक्षण अनुदान राशि है, इसका यूज कैसे करना है, ये भी शासन की तरफ से गाइडलाइन रहती है कि दिशा निर्देश एक रहता है कि विद्यालय की आवश्यकता अनुसार मरम्मत, यानी जिस चीज की आवश्यकता है विद्यालय में उसकी मरम्मत कराए, अनावश्यक चीजों की मरम्मत न कराए। दूसरा, रंगाई, पुताई, सफाई एवं सौंदर्यीकरण के लिए, यानी अगर विद्यालय की दीवारें गंदी हो चुकी हैं तो उनका हम व्हाइट वॉश करा दें, रंगाई पुताई करा दें एवं सफाई की व्यवस्था हो। और सौंदर्यीकरण, सौंदर्यीकरण के लिए वही बाग, गमले, पौधे आदि लगाएं। और नेक्स्ट है विद्यालय के चारों ओर कंटीले चारी दीवारी, यानी विद्यालय की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा व्यवस्था बनाए के लिए, रखने के लिए कि कोई जानवर ना आए, कोई बाहरी इस जंतु ना आए, इसके लिए चारों तरफ कंटीली चार दीवारी लगवाएं। बाउंड्री की बात नहीं कही गई है क्योंकि बाउंड्री में ज्यादा पैसा लगेगा। जो कांटे वाले तार होते हैं उससे चारों तरफ बाउंड्री को घेर दिया जाए। ठीक है। अब आते हैं अनुदान राशि का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें, यानी जो हमें ग्रांट मिल रही है उसका हम प्रयोग करें तो क्या हम किन बातों का ध्यान रखें। तो जो पहला ध्यान देने वाली बात है वो है क्रय एवं भुगतान हेतु निर्धारित नियमों का पालन होना चाहिए। ठीक है। जब हम किसी वस्तु को खरीदना है, उसकी बिलिंग करनी है, ठीक है, उसके लिए जो भी नियम है उसका पालन करें, यानी जो ने शासन ने हमें गाइडलाइन दी है उसको फॉलो करें। दूसरा है तर्क संगत प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं को क्रय किया जाए। तर्क संगत का मतलब कि जो वस्तु हम खरीद रहे हैं वो बहुत महंगी ना हो, हमारे उपलब्ध पैसे के अनुरूप हो, और दूसरा वो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी हो। यानी ऐसे ही ना जाके हम खरीद लें, उसका पूरा जांच परख कर, तर्क कर सोच विचार करके ही हम उस वस्तु को खरीदें जो हमें खरीदने जा रहे हैं, कि वो कितनी विद्यालय के लिए, विद्यालय के बच्चों के लिए उपयोगी है, कितने दिन तक चलेगी, इन बातों का ध्यान रखें। यानी तर्क प्रक्रिया के साथ हम उस चीज को, उन वस्तुओं को खरीदें। नेक्स्ट है क्रय की जाने वाली वस्तु हेतु निर्धारित बजट सीमा एवं उपयोग अवधि को ध्यान में अवश्य रखें। यानी ऐसा ना कोई हम एक ही दो चीज खरीद लें जो महंगी हो, ऐसा ना करें। जो भी हमारे लिए बजट की लिमिट है, बजट की सीमा निर्धारित की गई है, उसके अंदर ही हम उस सामान को खरीदें देख समझ के। और इसके अलावा ये भी देखें कि वो लॉन्ग टाइम हमारे लिए यूजफुल हो। ठीक है। ऐसा ना हो कि वो कुछ ही दिन में खराब हो जाए या उसका आगे चल के कोई यूज ना हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही हमें उस अनुदान राशि का प्रयोग करना चाहिए, या जो भी वस्तु खरीद रहे हैं उसको हम ध्यान दें इन चीजों पर। नेक्स्ट है कि क्रय की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता का स्तर अवश्य सुनिश्चित कर लें। यानी जो भी वस्तु हम खरीद रहे हैं, जो भी सामान खरीद रहे हैं, वो कितना उसमें गुण है, कितना वो फायदेमंद है, कि उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं, इस चीज का भी ध्यान रख लें। सस्ता भले खरीदे लेकिन क्वालिटी भी, मतलब बहुत सोच समझ के, कई जगह घूम के तब हम उस सामान को खरीदें। ठीक है। ये सारी चीजें हैं कि हम उस ग्रांट का प्रयोग करते समय ग्रांट का किस तरह से ध्यान दें या किन बातों का ध्यान रखें। ठीक है। अब इसमें हमने एक चीज जोड़ दी है जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके कोर्स में, कि वर्तमान समय में, ठीक है, इस समय जो वो 15-16 की गाइडलाइन थी कि वर्तमान समय में कैसे अनुदान राशि आ रही, क्योंकि 2019-20 में चेंज कर दिया गया है। ठीक है। जो 2020 से 19 में है,
अब अलग-अलग पैसे नहीं आते हैं विद्यालय के लिए कि अलग से अनुदान राशि आएगी, अलग से अनुरक्षण अनुदान आए, इस तरह से नहीं आते हैं। छात्रों की संख्या के हिसाब से 2019-20 में एक नया दिशा निर्देश हुआ है, उसके अकॉर्डिंग छात्रों की संख्या के अकॉर्डिंग पैसे आने लगे हैं। अब जो इस समय राशि आ रही है, एक मुश्त राशि आती है, जिसे कंपोजिट राशि कहते हैं, ठीक है? या इसे समग्र राशि भी कहते हैं। तो एक ही बार में बच्चों की संख्या के अकॉर्डिंग स्कूलों को, विद्यालयों को पैसा दे दिया जाता है और उनको खर्च करने के लिए भी उनको कुछ गाइडलाइन दी जाती हैं। तो ठीक है, देखिए दिख रहा है कि कंपोजिट राशि 2019-20 का दिशा निर्देश है। तो शिक्षा विभाग ने हाल में ही लागू समग्र शिक्षा अभियान के तहत, वो सर्व शिक्षा अभियान था, ये समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों को अब एक मुश्त कंपोजिट स्कूल ग्रांट मिलेगी। ठीक है, इसमें सभी को शामिल किया गया, प्राथमिक को भी शामिल कर लिया गया, उच्च प्राथमिक को भी शामिल किया गया, माध्यमिक को भी शामिल किया गया। ठीक है, और उच्च माध्यमिक स्कूलों को भी शामिल किया गया। इन सभी विद्यालयों को सरकार जो है एक बार में एक पूरी राशि या पैसा या ग्रांट दे देगी। तो जो विद्यालयों को दिए जाने वाली राशि है वो छात्रों के हिसाब से दी जाएगी। तो देखिए, एक तरफ छात्र संख्या, एक तरफ पैसा या राशि दी हुई है कि जिस विद्यालय में 1 से लेके 15 तक छात्र रहेंगे, यानी जहां पर 15 छात्र रहेंगे, 15 छात्र के अंदर छात्र रहेंगे, वहां पर विद्यालयों को 1 साल में 12,500 रुपए, 12,500 रुपए दिए जाएंगे। फिर जहां पर 16 से 100 के अंदर विद्यार्थी रहेंगे, वहां पर विद्यालय मतलब 100 से ऊपर ना हो, 100 के अंदर में हो, 15 से ऊपर हो, वहां के विद्यालय को 25,000 रुपए ये आपका कंपोजिट राशि दी जाएगी। फिर जहां पर 101 से 250 विद्यार्थी हो जाएंगे, वहां पर ये राशि 50,000 कर दी जा रही है। और जहां पर 250 से ऊपर 251 से 1,000 होंगी, वहां पर 75,000 कर दी जाए राशि दी जाएगी। और जहां पर 1,000 से अधिक बच्चे होंगे, वहां पर 1,00,000 रुपए दी जाएगी। तो जो रेशियो है, ऐसा नहीं है कि वो 15-15 की संख्या में बढ़ेगा, 15 के प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा। वो जब बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है तो पैसे का वो अनुपात वो खत्म हो जा रहा है, मतलब घटता जा रहा है। क्योंकि देखिए 15 पे 25,000 है, 100 पर सॉरी 15 पर 12,500 है और 100 बच्चों पर 25,000 कर दिया गया है। फिर आपका 250 पर 50,000 कर दिया गया है। तो इस तरह से गाइडलाइन आई है कि ऐसे विद्यालयों को इस तरह से बच्चों के नंबर ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उन्हें पैसा दिया जाए। ठीक है, अब आते हैं राशि का खर्च निम्न कार्यों के लिए। जो ये उनको कंपोजिट ग्रांट मिल रही है, उसका हम खर्च किस तरह से करें, किन रूप में करें। तो इसका जो खर्च करने के लिए गाइडलाइन है, उपकरणों की मरम्मत। ठीक है, इसमें भी वही चीजें हैं कि जो भी टूल्स है, चाहे वो लैब से रिलेटेड या बच्चों के सिखाने से वाले उपकरण है, उनकी मरम्मत की जाए अगर वो टूटे फूटे हों। दूसरा, श्यामपट्ट की मरम्मत की जाए, यानी ब्लैक बोर्ड को बनाया जाए। तीसरा, दरी खरीदी जाए, बच्चों के बैठने की व्यवस्था की जाए और ग्रीन बोर्ड खरीदा जाए। नेक्स्ट है कर्मचारियों का फोटो युक्त विवरण। इसी पैसे से जो भी उसमें कर्मचारी है, टीचर है, अनुदेशक है, प्यून है, जो भी जिस स्तर पर है, उनका एक आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाए, उनका फोटो युक्त, उस पर भी इसी पैसे में से खर्च होके ये चीजें बनेगी, उनका फोटो युक्त विवरण बनेगा। नेक्स्ट है चौक, डस्टर, पढ़ाने के लिए चौक डस्टर चाहिए। परीक्षा स्टेशनरी, जब भी परीक्षा कराई जाए, जो भी स्टेशनरी की उसमें जरूरत पड़े, बच्चों को कॉपी देने के लिए, जिसपे लिखना है, बच्चों का पेपर, पेपर की टाइपिंग, ठीक है, परीक्षा स्टेशनरी। विज्ञान गणित किट, यानी जो भी विज्ञान और गणित से रिलेटेड किट है, इस पर इन पैसे को खर्च किया जाए। फिर है विद्युत एवं पेयजल और खेल सामग्री, यानी इसी पैसे से विद्यालय के लिए विद्युत की व्यवस्था
और पीने की बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था, और हो सके खेल के लिए कि जो भी उस पैसे से हम उपलब्ध करा सके, चाहे फुटबॉल खरीद ले या बैडमिंटन खरीद सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से, बैडमिंटन में तो 2 बच्चे खेल सकते हैं, लेकिन फुटबॉल में ज्यादा बच्चे, या और भी जिस इस तरह के गेम कि जिससे भाला वगैरह, भाला फेंक के लिए तो बड़े बच्चों के लिए, अगर छोटे बच्चों के लिए तो फुटबॉल वगैरह ही सही रहेगी। तो इस तरह की चीजों को, खेल सामग्री भी खरीदी जाए। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी पढ़ाने के लिए जो भी लर्निंग मटेरियल हो, उसको भी हमें इसी पैसे से खरीदना है, इसका प्रबंधन करना है। और प्रतियोगिताओं के आयोजन समय समय पर, जैसे अगर निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, कोई साइंस की प्रतियोगिता करानी हो, तो इसी में से हमें उसका भी प्रबंध इसी राशि से, कंपोजिट राशि से करना होगा। और नीचे जो है लास्ट 10% स्वच्छता पर खर्च, यानी जो टोटल कंपोजिट राशि आ रही है, यानी अगर 15 बच्चों के लिए 12,500 रुपए आ रही है, तो उसका 10% हमें निकाल देना है कि स्वच्छता पर खर्च करना है, साफ सफाई पर खर्च करना है, बाकी पैसे को इन कार्यों पर खर्च करना है। ठीक है, ये आज आपका इतना ही बड़ा टॉपिक था, पूरा वित्तीय प्रबंधन खत्म हो गया। ठीक है, इसमें से अगर समझ में आया हो बेटा तो आप बताइए। हेलो, हेलो।